Hello everyone, let's start with the weekly current affairs targeted एग्ज़ाम UPSC 2024। ठीक है, तो इस हफ्ते में जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी एज़ पर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, उस तरीके से इसमें मैंने MCQs बनाए हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विद रेफरेंस टू द गिनी कोएफिशिएंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज Gini coefficient is a measurement of the degree of equality in the income distribution. Statement second, a coefficient of 0 indicates a perfectly unequal distribution of income or wealth within a population. So among these two statements, you have to choose the correct one. Maybe one statement would be correct or the second, or both correct or incorrect. So question is asking about the correct statements, right? So the answer is, I hope question समझ में आया है। गिनी कोएफिशिएंट के बारे में है। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर अभी कंडक्ट हुआ था, 2022-23 की रिपोर्ट आई है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट आई है, उसमें गिनी कोएफिशिएंट का चर्चा था, इसीलिए मैंने गिनी कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन बनाया है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये डिग्री ऑफ इक्वालिटी, कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का डिग्री ऑफ इक्वालिटी है उसको मेजर करता है। सेकंड है कि अगर ये जीरो है, कोएफिशिएंट जीरो है, तो ये परफेक्टली इनइक्वल है। ठीक है, की वर्ड्स पे इकोनॉमिक्स के हर स्टेटमेंट में जो भी की वर्ड्स आएंगे उसको थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना है। सो द करेक्ट आंसर इज, दोनों ही गलत है। मतलब देखो क्या पूछ रहा था, करेक्ट पूछ रहा था। तो यहाँ पे क्या है, ये पहली जो स्टेटमेंट है ये डिग्री ऑफ इक्वालिटी नहीं, ये डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी मेजर करता है। ठीक है, कितना इनइक्वल है। पूरे देश में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना क्या चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए एमंग पीपल ऑफ द कंट्री, बट ऐसा नहीं होता। देखते हो ना कितना गैप है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। सो देयर इज अ डिफरेंस in regard of inequality in the income distribution among these people of the country। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ठीक है, यहाँ पे इक्वल की जगह इनइक्वल होना चाहिए था। दूसरा कहता है कोएफिशिएंट ऑफ जीरो, ये जीरो से 100 लेकर चलता है। जीरो शोज परफेक्ट इक्वालिटी नॉट इनइक्वालिटी। ठीक है, आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, तो घबराना नहीं है। गिनी कोएफिशिएंट अगर मैं सिंपल बोलूँ तो ये लाइन ऑफ एरिया है। अब यहाँ पे लॉरेंस कर्व की बात हो रही है ना, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड द ऑब्जर्व्ड लॉरेंस कर्व। तो नाउ वी नीड टू अगेन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज लॉरेंस कर्व, क्योंकि लॉरेंस कर्व का कनेक्शन है गिनी कोएफिशिएंट से। तो लॉरेंस कर्व कब पिक्चर में आता है, 1905 पिक्चर में आता है बाय the Max O. Lawrence। There was an economist who developed this theory, तभी से इसका नाम पड़ा लॉरेंस कर्व 1905, which represent inequality in wealth distribution। अगर किसी भी देश की ग्रोथ करनी है, मैक्सिमाइज करनी है, पॉवर्टी गरीबी को हटाना है, फर्स्ट ड्यूटी इज टू फाइंड आउट द इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पीपल। तो यहीं पे इन्होंने लॉरेंस जो थे उन्होंने पाया कि भाई इस ग्राफ की हेल्प से कि इतना इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ अ जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ अमंग पीपल हु रिसाइड्स इन द कंट्री। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट डायगोनल लाइन विच रिप्रेजेंट परफेक्ट इक्वालिटी इन इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये डायग्राम, ये है आपका डायग्राम। ठीक है, जो क्या शो कर रहा है, इसको थोड़ा सा मैं और जूम करूं तो यहाँ पे आपके लोग हैं, पीपल, और ये आपका क्या है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम अर्न की है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, ऐसे करके अगर हम देखें तो ये जो परफेक्ट लाइन है ये इक्वालिटी है। जितने लोग हैं 100% है, तो 0 को 0 इनकम, 1 को 1, 2 को 2, इस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ये लाइन ऑफ इक्वालिटी, इट शोज द परफेक्ट इक्वालिटी, 0। ठीक है, तो यहीं पे लॉरेंस कर्व क्या, ये टिल्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ जितने लोग होंगे उन्हें इनकम कम मिल रही है, जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है इधर के जितने लोग हैं उनको, उनके पास इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इनकम उनके पास ज़्यादा है, तभी तो डिस्पैरिटी आती है ना अमंग रिच एंड पुअर पीपल। जो बहुत कम लोग हैं
less percentage of the total population carry huge amount of money in their hand, and large chunk or the population of the total population क्या कर रहे हैं, उनके पास इनकम कितनी है, बहुत कम है. ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल के पास कम इनकम है, कम परसेंटेज ऑफ पीपल के पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना. अभी हाल ही में मुकेश अंबानी जी अपने बेटे की अनंत अंबानी की शादी कर रहे हैं, है ना, गुजरात में. तो 1000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका जितना यहाँ पे जितना ये गैप आएगा, लॉरेंस कर्व जितना आगे की तरफ जाएगा उतना ही इनइक्वालिटी बढ़ेगा. ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे मैंने लिखी है, ऐसे समझो कि द एरिया इज बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द कर्व्ड. अब देखो लॉरेंस कर्व ये बताता है कि कितनी इक्वालिटी, कितना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट उसका भी आगे का एक स्टेप है और फिल्टर करता है गिनी कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट मेजर्स द डिग्री ऑफ इक्वालिटी, कितना पॉइंट, कितना परसेंट इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी कितनी परसेंट है. तो गिनी कोएफिशिएंट एक एग्जैक्ट डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी बताता है, ना कि इक्वालिटी. ठीक है, तो जितना यहाँ पे गैप है वो ये कहता है वो ही आपका गिनी कोएफिशिएंट है. अगर मान लो किसी को ये जानना है कि इस परसेंटेज पे कितनी इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो विद द हेल्प ऑफ गिनी कोएफिशिएंट वी कैन कंक्लूड यस दिस मच is inequality in India or in any other country. So the distance between this line of equality, straight line and the curve, ये diagonal line जो है 45 डिग्री और कर्व के बीच में जितना डिफरेंस है that indicates inequality. ठीक है, अ ग्रेटर डिस्टेंस इंडिकेट्स हायर इनइक्वालिटी. ये जितना इधर की तरफ जाएगा ये उतना ही गैप हो जाएगा और ये ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ जाएगा. सो एन इंडिकेटर ऑफ इनइक्वालिटी इज द लॉरेंस कर्व. इट इज़ यूज टू कंपेयर इनइक्वालिटी अक्रॉस कंट्रीज एंड रीजन. और जो गिनी कोएफिशिएंट है वो आपका डिग्री, कितना डिग्री है उसको बताता है. लॉरेंस कर्व सिर्फ ये बताएगा इनइक्वालिटी, इंडिकेट करेगा. उसमें भी एग्जैक्ट फाइनेट माइन्यूट लेवल पे क्या बताएगा, आपका गिनी कोएफिशिएंट बताएगा कितना पॉइंट, कितना परसेंटेज है. तो ये जब पॉलिसीज़ का निर्माण करना होता है टू रिड्यूस पॉवर्टी और द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पीपल और द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन टू बूस्ट द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन इन इंडिया, तो वहाँ पे आपका ये गिनी कोएफिशिएंट पॉलिसी काम आता है. उसी तरह से जब ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंडक्ट हुआ तो उसमें यही निकल के आया कि भाई जो डिस्पैरिटी है अमंग द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स हु रिसाइड्स इन द रूरल एरियाज एंड द अर्बन एरियाज, उसमें कितना गिनी कोएफिशिएंट है. तो जो कोएफिशिएंट अगर हम बात करें तो वो आपका रिड्यूस हुआ है ना, यानी कि इक्वालिटी आती जा रही है धीरे 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 धीरे. तो इट्स गुड इंडिकेटर, इट इज़ अ गुड इंडिकेटर. तो गिनी कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट थी गिनी कोएफिशिएंट अगर 0 है तो ये परफेक्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कि इनइक्वल है. तो ये वैल्यूज कैसे चलती है 0 to 100%, यानी कि 0% to 100%, या फिर वैल्यूज करें 0 to 1. ठीक है जी, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. न्यूज़ में हमेशा रहता है बैंक रेट बढ़ गया अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी, ये चेंज हुआ अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में ये चेंजेस है, बजट आया तो फिस्कल पॉलिसी, इंटरिम बजट, फिर फुल बजट. तो जहाँ पे ये जो मॉनेटरी और ये फिस्कल पॉलिसीज है थोड़ा सा उसका डिफरेंस जानना ज़रूरी है, क्योंकि इट वर्क्स अंडर ब्रॉड टू ब्रॉड हेडिंग्स, राइट. So first statement is says the tool used by the central bank to regulate the money supply in the economy is known as monetary policy, जिसको हिंदी में मौद्रिक नीति भी कहा जाता है. Fiscal policy is your राजकोषीय नीति. पहली स्टेटमेंट ये हो गई कि सेंट्रल बैंक जो रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को वो मॉनेटरी पॉलिसी उसे कहते हैं. सेकंड स्टेटमेंट सेज द टूल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन विच इट यूजेस इट्स टैक्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विच अफेक्ट द इकोनॉमी इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति कौन बनाता है, जो हमारे वित्त फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सरकार बनाती है. और फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट,
जो बनाती है उसे, ये सिर्फ केंद्र में नहीं राज्य में भी बनती है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो स्टेट फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं, और अगर केंद्र में बन रही है तो वो आपकी सेंट्रल फिस्कल पॉलिसी है विच इज मेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। जो टैक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लेना देना होता है वो आपका फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। थर्ड स्टेटमेंट सेज monetary policy is administrated by the government of the country whereas the fiscal policy is administrated by the central bank of the country। अब तीनों में से ये जो पहली और तीसरी है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। पहली में कहता है आरबीआई मेंटेन करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, लेकिन थर्ड में कहता है आरबीआई करता है फिस्कल पॉलिसी और फाइनेंस मिनिस्टर करता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये तो हिंट चला ही गया है। तो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, थर्ड तो गलत है, ठीक है। ये आपका एक डिफरेंस है, थोड़ा सा कॉमन लिया है। ये टैक्स की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ये डिमांड की बात हो रही है। सप्लायर की साइड से भी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि अगर बेसिकली क्या है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए दोनों पॉलिसी का यूज होता है। एक डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है। डिमांड साइड को रिड्यूस करता है, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, बहुत पैसा आने के बाद दे लीस्ट बॉदर अबाउट द बार्गेनिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द सर्विसेज इन द मार्केट। इससे क्या इम्पैक्ट होता है, दूसरे कस्टमर जो होते हैं जिन्हें सस्ते में मिलना होता है रिजनेबल प्राइस पे, उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि दुकानदार तो उसी को बेचेगा जहां से उसको प्रॉफिट आ रहा है, वो अमीर को ही बेचेगा, क्योंकि अमीर बार्गेन करेंगे नहीं, उनके पास बहुत पैसा है। तो उनके पैसे को रोकने के लिए आरबीआई क्या करती है, टाइम टू टाइम मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है थ्रू दी कंट्रोलिंग दी वेरियस रेट्स इन द बैंकिंग सेक्टर, ताकि उनके पास पैसा जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। जब पैसा कम होगा तो वो बार्गेनिंग करेंगे, तो जिससे कि प्रोड्यूसर क्या करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स करेगा सभी कंज्यूमर्स में। और सरकार की तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, टू फुलफिल ऑल द डिमांड्स ऑफ द ऑल द पीपल हु रिसाइड्स इन द कंट्री, स्पेशली पुअर पीपल और द मिडिल क्लास ऑफ द कंट्री, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, इन्फ्लेशन को कैसे रोकेगा, सप्लायर साइड से। अब दुकानदार कहता है मैंने प्राइस इसलिए इंक्रीज किया है क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, उसमें मैंने आपको टैक्स भी पे किया है। तो सरकार व्हाट कैन डू, सरकार विल रिड्यूस द टैक्स ओवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, सो अल्टीमेटली द प्राइस विल रिड्यूस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। अगर जीएसटी है कम कर दे सरकार, क्योंकि दुकानदार कोई भी टैक्स अपनी जेब से नहीं भरता, ये टैक्स किससे वसूले जाते हैं, कस्टमर से। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि गुड्स पे लग रहे हैं वो अगर रिड्यूस हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ द गुड्स वुड ऑल्सो डिक्रीज, और जिससे कि कंज्यूमर सस्ते प्राइस पे खरीदेगा। सो ये जो दो पॉलिसीज हैं, ये डिमांड सप्लाई, कंज्यूमर और सप्लायर की तरफ से भी चलती है, ठीक है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी इज ऑल्सो, ये आपका कंज्यूमर साइड भी देखता है। इनकम टैक्स, अगर किसी भी इंडिविजुअल की, अगर मान लो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है तो पैसा एक इंसान के पास दो तरीके से आता है, एक तो वो टैक्स उस पर कम लगा हुआ है, दूसरी तरफ डायरेक्ट टैक्स, है ना, कम पे कर रहा है, दूसरा उसको लोन मिल रहा है बैंक से। तो अगर दोनों एंटिटी, बैंक का लोन कम हो जाए और इनकम टैक्स जो है वो बढ़ जाए तो पैसा उसके पास मनी फ्लो कम हो जाएगा। तो यही सरकार करती है अंडर द हेडिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो अकाउंट से क्वेश्चन बनाया, क्यों बनाया पहले थोड़ा समझो। ये क्यों था न्यूज़ में, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक हिंदू में आर्टिकल आया था, भारत ने रशिया के साथ, भारत और रशिया का अगर व्यापार करे तो बहुत बड़ा, कैसे, एज पर द अप्रैल दिसंबर पीरियड ऑफ 2023 इट वॉज कंक्लूडेड विद द $3.1 बिलियन, इतना बड़ा। अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 4.1% से बढ़ोतरी हुई। क्यों बढ़ोतरी हुई, क्योंकि यूएस में तो जबकि वेस्टर्न के बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे, क्योंकि हम जब भी व्यापार करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ वी नीड टू एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसी, और उसमें जो यूनिवर्सल करेंसी है वो है डॉलर, यूएस डॉलर। लेकिन क्या हुआ था, आफ्टर इम्पोजिंग द सैंक्शंस बाय द यूएस और अदर वेस्टर्न नेशंस ऑन द रशिया ओवर द मैटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो उसमें सैंक्शंस लगा। लेकिन वहीं पे इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन वाज ट्रेडिंग इन द कॉमन करेंसी विद द रशिया।
तो कैसे, और रशिया के साथ साथ 2021 में स्टार्ट होता है, दिसंबर में स्टार्ट होता है रुपया में, रुपीज़ में बिजनेस करना। ये एक्सपेंड होते होते इन पिछले 2 सालों में इतना एक्सपेंड हो गया, वी चूज्ड द ट्रेड मोड इन द रुपी और इन द डोमेस्टिक करेंसी विद 18 कंट्रीज, उसमें यूके भी है, आपका फ्रांस भी है। तो ये कैसे संभव हो पाया है? विद द हेल्प और विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 2 अकाउंट्स, वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो, ठीक है। तो ये इसलिए अभी चर्चा में था। हाल ही में जब भारत यूएई गए तो पहली बार जो पेट्रोल है हमने वो भी मंगाया, वो भी हमने ट्रेड किस में किया है? वोस्ट्रो अकाउंट की हेल्प से किया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड फर्स्ट तो सॉल्व करेंगे, देन विल थिंक कि वोस्ट्रो अकाउंट और नोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इट इज एन अकाउंट दैट कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। मतलब कि एक ऐसा खाता है जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है वो दूसरे बैंक के बिहाफ पर अपना पैसा जमा करता है, ठीक है जी। वोस्ट्रो अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय इन दी फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है, वेयर एज नोस्ट्रो अकाउंट इन दी डोमेस्टिक करेंसी। तो ये वोस्ट्रो और नोस्ट्रो दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। थर्ड स्टेटमेंट सेज Vostro account serves as an economic way for small domestic banks to access the financial resources and services of a larger foreign bank. So the correct answer is first and third. देखो मान लो एक एग्जाम्पल समझो, वोस्ट्रो और नोस्ट्रो दोनों ही ग्रीक शब्द है। वोस्ट्रो मतलब योर्स, नोस्ट्रो मतलब आर्स। अगर हमारे देश का, जैसे रशिया के साथ लेते हैं एग्जांपल, अगर इंडिया बैंक, कोई इंडियन बैंक है, वो रशिया में जाके अपना किसी रशिया के बैंक में अपना खाता खोलता है और ट्रेड करता है, कोई सामान बेचता है, तो रशिया को बोलता है कि भाई, रशिया बोलता है मैं आपको पैसे नहीं देता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि फॉरेन करेंसी जो है, रूबल उसकी फॉरेन करेंसी है, उसकी डोमेस्टिक करेंसी रूबल है, हमारे लिए फॉरेन करेंसी हुई, तो वो रूबल जो है, मान लो 100 रूबल है, 100 रूबल्स जो है वो किस में डाल देगा? उसके वहाँ जो बैंक है, जो हमारा इंडियन बैंक खाता है, उसके अंदर वो अपना डोमेस्टिक करेंसी डाल देगा, ठीक है। ये हुआ वोस्ट्रो, क्योंकि उसकी देश में हमारा खाता है, बट यूर्स करेंसी किसकी? उसकी। तो वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन इन दी फॉरेन करेंसी नहीं, ये गलत है, डोमेस्टिक करेंसी में होता है, वो रूबल में करेगा, ठीक है। और वैसे ही जब वो हमारे यहाँ पे अपना खाता खोलेगा तो भाई क्या होगा? फॉरेन करेंसी होगा। नोस्ट्रो में क्या होगा? फॉरेन करेंसी होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड। अब यहाँ पे देखो, ये सेकंड, वोस्ट्रो ऑलवेज मेंटेन इन द डोमेस्टिक, नोस्ट्रो ऑलवेज मेंटेन इन द फॉरेन करेंसी। वोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा वे है जो स्मॉल डोमेस्टिक बैंक्स को एक्सेस करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द सर्विस ऑफ अ लार्जर फॉरेन बैंक, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट को भी सिंप्लीफाई करता है, बट एक लिमिटेशन है। अगर मान लीजिए ट्रेड के टाइम पे या बाद में कह दे कि नहीं हम तो ये वोस्ट्रो अकाउंट नहीं यूज़ कर रहे, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे वोस्ट्रो अकाउंट का यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, वो HSBC वोस्ट्रो अकाउंट बीइंग हेल्ड बाय दिस SBI इन इंडिया, ठीक है। तो वोस्ट्रो मतलब नहीं, वोस्ट्रो मतलब योर्स और नोस्ट्रो मतलब आर्स, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23, इसके अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट्स है? एक स्टेटमेंट कहता है कि भाई ये रिपोर्ट ने रिवील किया है रूरल कंजम्पशन स्पेंडिंग हैज़ राइजन मोर देन अर्बन। पहली बात तो ये 5 साल में निकलता था, हर 5 साल में आता था, लेकिन इस साल ये 11 साल बाद आया है, 2017-18 में होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस। GST लागू हो गया था, इसकी वजह से ये स्टेबल पिक्चर नहीं थी, तो कंडक्ट नहीं हुआ। अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये सर्वे जो है ये निकाला है, पब्लिश किया है। NSO किस मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो उसने ये रिपोर्ट निकाली है 2022-23 की। तो ये रिपोर्ट कहती है रूरल कंजम्पशन का जो स्पेंडिंग मोड है वो बढ़ गया है एज कंपेयर टू अर्बन स्पेंडिंग मोड ड्यूरिंग दिस 11 ईयर्स पीरियड। दूसरी स्टेटमेंट कहता है अगर हम बॉटम लेके चले, बॉटम रूरल पॉपुलेशन के 5% जो नीचे का स्तर है उसके एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना है? 1373 रुपीज़ है। और जो दूसरे अर्बन लेके चले, नीचे सबसे नीचे वाले स्टेट्स के या सबसे उस एरिया का 5% बॉटम दिखाता है 2001 रुपये। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। करेक्ट आंसर इज दोनों ही सही हैं,
ठीक है, तो ये फैक्ट्स है, ये पहला फैक्ट है जो मैंने बता दिया, 5 साल में होने वाला था, अभी ये 11 साल में हुआ है ड्यू टू जीएसटी। रीज़न भी पता होना चाहिए, ऐसा क्यों। अब ये रिपोर्ट में ये कहता है कि भाई इससे ये भी पता चला है कि बेसिकली ये क्यों होता है, टू एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर, चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर हु रिसाइड्स in rural areas and the urban areas in terms of the expending their money on the various goods and services। फूड आइटम पे कितना खर्च कर रहे हैं, ड्यूरेबल आइटम पे कितना खर्च कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस क्या है, टू नो द बेटर वे ऑफ इवन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब इससे ये भी पता चलता है, एक इंडिकेटर ये भी आता है, एक तो ये आएगा कि गैप कितना है, गिनी कोएफिशिएंट पता चलेगा, डिस्पैरिटी पता चलेगी इन टर्म्स ऑफ द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू दिस एक्सपेंडिंग मोड और दिस स्पेंडिंग मोड ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर्स ऑफ रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज इन इंडिया। क्योंकि अल्टीमेट गवर्नमेंट क्या करना है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रूरल एरियाज एंड द अर्बन एरियाज वाइल स्पेंडिंग देयर लाइफ, है ना। यही एक प्राइम गोल है सरकार का, क्योंकि कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, गरीबी अमीरी नहीं होनी चाहिए, उससे गिनी कोएफिशिएंट यूज़ करना है तो पता चलेगा ना कि वो खर्चा कैसे कर रहे हैं। एक तो ये भी तरीका है, खर्चे से पता चलता है इंसान का स्तर, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कितना इंक्रीज हुआ है। तो भाई इसमें टॉप का पता चला, इसमें ये भी पता चला कि गैप जो है वो कम हो रहा है। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि इतने सालों में ये पता चला है कि रूरल एरिया के जो लोग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं फूड कंजम्पशन से, उनका ड्यूरेबल गुड्स पे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। दे शिफ्टेड टूवर्ड्स अवेलिंग दी बेटर लाइफ इन देयर लाइफ, और जो फूड बेसिक एमिनिटीज़ पे ज़्यादा खर्चा करते थे, अब धीरे धीरे वो अच्छी चीज़ों पे, न्यूट्रिशन बेस्ड चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, उनके एजुकेशन पे ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। सो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफ ऑफ रूरल पीपल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर मंथली एक्सपेंडिचर टॉप 5% की बात करें तो 10,000 आपका जो है वो आपका 10,000 समथिंग 501 रुपये रूरल एरिया है। अर्बन एरिया में कितना है, 20,824, ठीक है, ये एवरेज एक्सपेंडिचर है। और वहीं पे बात करें अगर हम टॉप बॉटम 5 की, जो आपको मैंने बताया क्वेश्चन में भी था, तो आपका ऐसा था, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, रूरल अर्बन कंजम्पशन पैरिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है, जैसे मैं आपको बता रही थी। 164% जो है रूरल एरिया का जो मंथली कंजम्पशन स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ हुआ है। 1430 रुपये था 2011 में, अब कितना हुआ है 3,773 पर मंथ। 1,373 रुपये तो पर वो था, टॉप बॉटम का निकाला था। अगर ओवरऑल ले तो रूरल का जो एवरेज मंथली खर्चा है वो 3,773 रुपये है, पहले 1,430 रुपये पर पर्सन था, ये पर पर्सन की बात हो रही है। और ये दर्शाता है, अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो रूरल एरिया का ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पिछले 11 सालों में कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज, 146%, जबकि 164% रूरल एरिया है और अर्बन एरिया का कितना है 146%। और रूरल एरिया का एक्सपेंडिचर कहाँ ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ड्यूरेबल गुड्स में, जो कि अच्छी एक बात है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन चलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्यों ये क्वेश्चन मैंने बनाया, वाई आई चूज दिस टॉपिक। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इशूड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द रामदेव बाबा हु इज द ऑनर ऑफ, नॉट ऑनर क्योंकि उनका तो एक और पर्सन है जिनका मैं नाम भूल रही हूँ, जो पतंजलि प्रोडक्ट के प्रमोटर हैं, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अभी फरवरी में ही किया है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी। क्यों किया है वो बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे पढ़ते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। इस पे क्वेश्चन है पॉलिटी का। It is a legal violation committed by an individual who disobeys a judge or otherwise disrupts the legal process in the courtroom. पहली statement. Second statement, if the criteria are met, a judge may hold the violating person in contempt of court, which carries a range of punishments including monetary fines and jail time. जेल भी जाना पड़ सकता है, पैसा भी देना पड़ सकता है। So the correct answer is बोथ करेक्ट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब बताती हूँ क्या हुआ था।
भाई पतंजलि जो था वो कई सालों से मिसलीड कर रहा था दुनिया को। क्या कह रहा था कि उसकी जो दवाइयाँ हैं, उसकी जो ये प्रोडक्ट्स है, दवाइयाँ नहीं, उसकी जो प्रोडक्ट्स है, थ्रू दी एडवर्टीजमेंट वो प्रचार करता आ रहा है कि भाई बहुत सारी बीमारियां हैं जो जड़ समेत ठीक हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, दुनिया को मिसलीड करना। इवन उसने ये भी दावा किया जो कोविड-19 वैक्सीन है वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वैक्सीन को भी उसने गलत ठहराया। उन्होंने कहा सॉरी भैया रिस्पेक्ट दे रहे थे, रामदेव बाबा जी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जो ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, पतंजलि प्रोडक्ट्स, वो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं इंक्लूडिंग कोविड। इसी में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो मैं आपको बता रही थी, आचार्य बालकृष्णा, ये है मेन ऑनर इसके पतंजलि प्रोडक्ट्स के। 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के बार बार मना करने पर भी जो आपके ये रामदेव बाबा है, पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स है, इनकी एडवर्टीजमेंट बंद नहीं हुई। देन सुप्रीम कोर्ट इशूड कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू दिस राम बाबा पर्सन ऑफ दिस पतंजलि प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है कि भाई आपको ये काम नहीं करना, लेकिन आप फिर भी लगातार वो काम कर रहे हैं, तो आप उल्लंघना कर रहे हैं, आप उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मान नहीं रहे हैं, तब ये आपका लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है। इसके अंदर 2 कैटेगरी होती है, क्रिमिनल वर्सेस सिविल। ठीक है, क्रिमिनल भी होता है, सिविल भी होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी होता है। ये इसके अंदर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि आपके यूएस के टाइटल 18 वहाँ से लिए गए हैं। अगर क्राइटेरिया मिल जाता है तो भैया जज क्या करेगा, पर्सन के खिलाफ रेंज ऑफ पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट भी दे सकता है, इंक्लूडिंग मॉनिटरी फाइन्स भी लगा सकता है, जेल भी भेज सकता है। इतना पता होने के बाद भी गट फीलिंग है भाई रामदेव बाबा जी की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर हैंगुल्स। ठीक है, अभी एक रिपोर्ट आई थी, कंडक्ट हुआ था, उसमें पता लगाया गया कश्मीर हैंगुल्स का, जिसे कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है। तो इस स्पीसीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इट इज अ सब स्पीसीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर एंडेमिक टू कश्मीर एंड सराउंडिंग एरियाज। ये सब स्पीशीज है, किसकी है भाई, सेंट्रल एशियन रेड डियर की, जो कि एंडेमिक है कश्मीर और उसके सराउंडिंग एरियाज में। क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। ये बहुत प्राइम चीज़ है जिस पे हम बच्चों का कभी, स्टूडेंट्स का कभी दिमाग नहीं जाता है, लेकिन दिमाग लगाना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट इज इन कश्मीर इट इज़ फाउंड प्राइमरली इन दी दाचिगम नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क वेयर इट रिसीव्स प्रोटेक्शन। ठीक है, अब ये आपका जो दाचिगम नेशनल पार्क है, इस क्वेश्चन से पता चलता है। पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ये देखते हैं। सही आंसर है नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये सब स्पीसीज है सेंट्रल एशियन रेड डियर की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये प्राइमरली पाया जाता है दाचिगम नेशनल पार्क में, तो दोनों सही थी, लेकिन इसने पूछा इनकरेक्ट, तो दोनों आपका नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही गलत नहीं होंगी। देखिए ये अभी सर्वे सेंसस हुआ है कश्मीर दाचिगम नेशनल पार्क में, जिसमें पाया गया कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है, तो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर, है ना। तो ये जो कश्मीर स्टैग है ये एंडेमिक टू कश्मीर है, एंडेमिक है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन इंप्रूव किया गया है आफ्टर द मेजरमेंट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो ये एक अच्छी बात है। इट इज़ फाउंड इन द डेंस रेवरियन फॉरेस्ट इन दी हाई वैलीज एंड माउंटेन्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नॉर्दर्न जो जम्मू कश्मीर और नॉर्दर्न हिमाचल में पाया जाता है। कश्मीर में ये प्राइमरली कहाँ पाया जाता है, दाचिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन एज ऑल्सो विटनेस, थोड़ी सी पॉपुलेशन पाई गई है साउथ कश्मीर के ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, इसका कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। साइट्स में ये अपेंडिक्स जो है आपकी 1 उस पर रखा गया है। इस तरीके से ये आपका जानवर है, ये देखिए ये है आपका कश्मीर स्टैग, बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो ये स्टेटस भी थोड़ा सा कंजर्वेशन का हमेशा याद रखना है कि ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये कैसा है। दाचिगम नेशनल पार्क के बारे में अगर समझे, थोड़ा सा जानते हैं। इसमें ये पार्क जो लाई करता है इन दी डीप वैलीज, रॉकी आउटक्रॉप्स
और स्टीप वुडेड स्लोप्स है, रोलिंग एल्पाइन पेस्चर्स है। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ऐसी जगह पे है उस अल्टीट्यूड पे जिसमें हाई वेरिएशन पाया जाता है, रेंजेस फ्रॉम 1600 मीटर्स टू 4200 मीटर्स अबव सी लेवल्स। वेरिएशन की वजह से ही ये दो पार्ट में, ये जो नेशनल पार्क है दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो रीजन में, अपर रीजन एंड लोअर रीजन। फ्लोरा फौना की बात करें तो हंगुल, कश्मीर स्टैग के अलावा मस्क डियर, ब्लैक बियर, माखोर, आइबेक्स जैसे जो आपके एनिमल्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। फ्लोरा में वाइल्ड चेरी, पियर, प्लम, वॉलनट, चेस्टनट, ओक, विलो, पॉपुलर, ये सारे इसके अंदर फ्लोरा है। वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द दाचिगम नेशनल पार्क। सो विद दिस आई कंक्लूडेड सेशन हियर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ अपने कमेंट्स, कुछ अपने थॉट्स को शेयर करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ऐड मोर क्वेश्चंस सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट मज़ा आता है और क्वेश्चंस बनाने में मज़ा आता है जब ऑडियंस जुड़ती है साथ में, स्टूडेंट्स साथ में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे।